हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बेहाइव बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो डीफ थी, बहरी थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से म्यूज़िक प्ले कर सकती थी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही एक बहुत फेमस म्यूजिशियन के बारे में जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। आई होप आप सब लोग इनका नाम सुन चुके होंगे पहले भी, कभी ना कभी आपने सुना होगा। आज हम पढ़ते हैं इनके बारे में। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, डू यू नो दीज पीपल्स, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। आपसे पूछ रहे हैं क्या इन लोगों को आप जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कौन कौन से म्यूजिशियंस के ये फिगर हैं। हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ एक लाइन और उन्होंने दी हुई है कि थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। अगर आप शहनाई के बारे में अगर बात करते हैं, शहनाई के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, और वो है कि शहनाई मतलब किसी शादी में बज रही होगी या फिर शादी जैसे ही किसी फंक्शन में बज रही होगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अगर पहली बात तो हमें शादी याद आ जाती है शहनाई का नाम सुन के, और दूसरा अगर हमें कोई याद आता है तो वो आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी शहनाई उस्ताद जिनको बोलते थे, शहनाई बजाने में माहिर। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound। जैसा कि आपको वर्ड सुनकर थोड़ी हंसी आई होगी, यहाँ पर एक पुंगी वर्ड दिया हुआ है। तो ये उस समय की बात है जब एम्परर औरंगजेब हुआ करते थे। तो औरंगजेब ने बैन कर दिया था, बैन करना यानी रोक लगा देना, बैन कर दिया था काय पे, म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, जो कि कहाँ बजाई जाती थी, उनके शाही दरबार में। रॉयल यानी शाही रेजिडेंस यानी दरबार में, शाही दरबार में उसको उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका जो साउंड था वो थोड़ा अनप्लेजेंट था। अब नॉर्मली आप आज के ज़माने में जो बच्चे बजाते हैं तो आपने देखा होगा वो कैसी आवाज़ आती है, बहुत अनप्लेजेंट, मतलब हमको अच्छी नहीं लगती, कानों के लिए अच्छी नहीं लगती। तो बहुत अनप्लेजेंट आवाज़ थी, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया उस साउंड को बजाना। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। पुंगी का नाम बाद में इसी चीज़ के लिए जाना जाने लगा कि अगर किसी को परेशान करना है तो नॉइस बजेगा, तो वो नॉइस काय का होगा, पुंगी का। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ का ऐसा मानना था कि एक न एक दिन पुंगी फिर से बजने लगेगी, फिर से अपना वो पुराना रुतबा हासिल कर लेगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली में एक बार्बर, मतलब थे वो लोग बार्बर ही, नाई जो बाल काटते हैं, नाई ही थे, लेकिन उनका प्रोफेशन एक और भी था, वो था म्यूजिशियन का, यानी वो म्यूज़िक भी प्ले करते थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, एक बार्बर थे उनकी फैमिली के, वो वहाँ रॉयल पैलेस में यानी शाही दरबार में पुंगी बजाया करते थे। उन्होंने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि भाई ये पुंगी राजा ने बंद कर दी तो अब उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो बोले चलो इसका टोन बदलते हैं, जिसकी वजह से ये बुरी लगती है सुनने में, इसका साउंड बेकार लगता है, तो इसकी टोन ही चेंज कर देते हैं ताकि इसका साउंड थोड़ा सा अच्छा लगे सुनने में। तो उन्होंने क्या किया, ही चोज़ अ पाइप, उन्होंने एक पाइप लिया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसमें नेचुरली अंदर से क्या थी, हॉलो यानी खाली था, जैसे बांस होता है ना अंदर से खाली रहता है, तो नेचुरली जो हॉलो स्टेम होता है यानी बांस उन्होंने लिया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा कैसा था, लंबा भी था और थोड़ा चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर उन्होंने 7 होल कर दिए, छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उस पर प्ले करते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग यानी किसी छेद को खोलना, किसी को बंद करना, ऐसे उन्होंने प्ले करने की कोशिश की, जैसे बांसुरी बजाते हैं ना ऐसे। सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, उनमें से कोई छेद तो बढ़िया सॉफ्ट साउंड दे रहे थे, अच्छी आवाज़ निकाल रहे थे, साउंड वर प्रोड्यूस्ड, है ना, अच्छा साउंड निकाल रहे थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने उसी पाइप को ले जाके रॉयल्टी यानी राजा के सामने जाके बजाया, एंड उस आवाज़ को सब लोगों ने क्या किया, प्रेस किया। यानी पुंगी की अपेक्षा ये जो उन्होंने पाइप बनाया था, इसके साउंड को सभी लोगों को ये साउंड पसंद आया, सब बहुत इम्प्रेस हुए।
द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बहुत डिफरेंट था। एंड हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसीलिए इसको नया नाम भी दिया जाना चाहिए था। तो इसको नया नाम दिया गया एज द स्टोरी गोज, जैसी कि स्टोरी चल रही है हमारी। सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, चूँकि ये पहली बार शाह, जो राजा होते थे उनको शाह बोला जाता था, उनके दरबार में पहली बार बजाई गई थी। तो चूँकि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और बजाई किसके द्वारा गई थी? नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। राजा के दरबार में बजाई गई थी तो शाह, और नाई के द्वारा बजाई गई तो नाई, शहनाई इसका नाम पड़ गया। किसका? उस पाइप का जो उन्होंने उस दिन बजाया। देखिए पुंगी इस तरीके की होती है, जो बीन हम जिसको बोलते हैं सांपों को बजाने के लिए, वो ये है, और शहनाई इस तरीके का पाइप होता है। ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब भाई धीरे धीरे साउंड इतना अच्छा लगने लगा शहनाई का कि उसे क्या माना जाने लगा? बड़ा पवित्र साउंड माना जाने लगा। तो इसको क्या करने लगे ये लोग? एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब चूंकि इसको पवित्र साउंड माना जाने लगा तो इसको टेम्पल्स में बजाया जाने लगा, और अब चूंकि ये पवित्र चीज़ है तो भाई आपको पता है कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, शादियों में भी ये बजाया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय की बात है, जो शहनाई होती थी ना वो नौबत खाने, यानी राजा के जो वो होते थे जहाँ पर राजा बैठकर नृत्य वगैरह देखते थे, म्यूज़िक वगैरह आराम करते थे, वहाँ पर पहले शहनाई बजाई जाने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीके से इस शहनाई के साथ साथ और 9 इंस्ट्रूमेंट भी रॉयल कोर्ट में बजाए जाने लगे, शाही दरबार में बजाए जाने लगे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, तब तक ये केवल राजा के दरबार में और टेम्पल्स में ही यूज़ किया जाता था, एंड वेडिंग्स में, शादियों में ही यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब आप सोचिए कि उस समय तक ये केवल कहाँ बजाई जाती थी? केवल मंदिरों में या फिर शादी ब्याहों में या राजा के दरबार में। लेकिन इसको स्टेज पर कौन उतार के लाया? स्टेज पर पेश करने लाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनको इसका क्रेडिट जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डमरान इन बिहार। बिहार के डमरान गांव में जो 5 साल के बिस्मिल्लाह खान थे वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे एक तालाब के किनारे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता at the end of। वो क्या कह रहे हैं कि वो जब वो छोटे थे तो रेगुलर जाते थे कहाँ पर? बिहार में एक बिहारी जी टेम्पल है, वहाँ पर भोजपुरी चैता करके एक गाने का गाना होता है, तरीका उसका चैता नाम से उसको बुलाते हैं। तो जैसे ही भगवान का भोग मोग लग जाता था तो उनको ये गाना गाने के लिए बुलाया जाता था। वो कह रहे हैं ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और उनके चैता गाने पर वहाँ के लोकल के जो महाराज होते थे वो उनको 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू इनाम में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब की बात चल रही है? आज जब बिस्मिल्लाह खान 80 साल के हो चुके हैं। देखो आज की बात नहीं कर रही है, जब ये चैप्टर लिखा गया था उस समय की बात चल रही है। जब ये चैप्टर लिखा गया था उस समय वो बोल रहे हैं कि आज 80 साल होने पर आए उस इंसिडेंट को, जब वो चैता गाते थे, जब वो 5 साल के थे। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। मतलब कहाँ वो 1.25 किलो का लड्डू जीतते थे और कहाँ वो आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीत चुके हैं इंडिया का, जो कि भारत रत्न होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत का, भारत रत्न। उनको भारत रत्न दे दिया गया है आज। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिहार की जानी मानी जो म्यूजिशियन होते थे, जो संगीत कलाकार होते थे, उनके घर में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। कब हुआ? 21 मार्च 1916 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ इनकी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट।
वो कौन थे? सेनाई नवाज बोला जाता था उनको, भोजपुर के राजा के दरबार के, यानी वो बहुत अच्छी सेनाई बजाते थे, तो भोजपुर के राजा के दरबार के वो नवाज कहलाए जाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स। तो जो बिस्मिल्लाह खान है, उनके फादर, उनके दादा, उनके परदादा, उनके जितने भी पैटर्नल जो वंशज थे, एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो सब बड़े बड़े सेनाई प्लेयर रह चुके थे। अब भाई फैमिली में ही शुरू से चला आ रहा है सेनाई प्लेइंग है ना करने का, तो फिर ओबियस सी बात है कि कोई ना कोई तो उसको आगे ले जाता। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो ये जो हमारे सेनाई प्लेयर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही म्यूज़िक को अपनी लाइफ में जगह दे दी। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब इनकी माँ इनको इनके मामा के यहाँ ले गई बनारस, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड। बिस्मिल्लाह बहुत खुश हुए ये देख के कि वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द सेनाई, कि उनके जो मामा थे वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? सेनाई प्रैक्टिस कर रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। बहुत जल्द बिस्मिल्लाह ने अपने मामा को कंपनी करना शुरू करा, उनके साथ उन्होंने भी सेनाई बजाना सीखा। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर अली बख्श उनके मामा का नाम था, जो कि विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में काम करते थे इसी को बजाने का। क्या बजाने का? सेनाई प्ले करने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह क्या करते थे, जब तक वो पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ तब तक बैठ के उनको देखते थे घंटों तक। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। उनको लेसन दिए जाने लगे कि कैसे बजाया जाता है इसको। वो बैठने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, पूरा दिन सेनाई बजाने की प्रैक्टिस करते। फॉर ईयर्स, सालों तक। कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। वो बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल में भी आते थे, मंदिरों में आते थे। एंड द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे भी आते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वहाँ के जाने माने लोगों का ये फेवरेट जगह होती थी जहाँ पर वो अपने अपने जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उसको प्रैक्टिस वो करते थे। कहाँ पर? गंगा के घाट पर। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई। जब वो गंगा के किनारे बैठ जाते थे तो गंगा की लहरें उनको इंस्पायर करती थी नया नया रागा सीखने में। राग होते ना, हिंदी के जो म्यूज़िक होता है, जो संगीत होता है उसमें राग होते हैं ना, अलग अलग तरीके रागों में गाने गाए जाते हैं। जैसे कि जो तानसेन थे वो एक ऐसा राग गाते थे जिसे पानी तक बरस जाता था, है ना, दिए जल उठते थे। तो ऐसे अलग अलग राग उन्होंने सीखे और कोई भी नहीं सोच सकता था, किसी ने कंसिडर नहीं किया था कि शहनाई से ऐसे ऐसे राग गाए जा सकते हैं। जो राग केवल मुंह से गाए जाते हैं वो शहनाई से भी उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 14, जब वो उनकी उम्र 14 साल की थी, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो जब वो 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना बजाना बंद किया, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड। तो जो उस्ताद फैयाज़ खान थे उन्होंने उनका पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा कि वर्क हार्ड, और मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे क्या कर लोगे, इस पे काबू पा लोगे, यानी कि शहनाई में मास्टर हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ गाने का मौका मिला और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था, यानी उनको बहुत बड़ा मौका मिला था ये। He soon became an often heard शहनाई player on radio। बहुत जल्द वो एक बहुत ही फेमस ऑफन हर्ड यानी अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। काय पे? रेडियो पर। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन। तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे नेशन को ग्रीट करने वाले। नेशन को क्या करने वाले? ग्रीट यानी कि स्वागत करने वाले। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी। उन्होंने रेड फोर्ट से यानी क्या गाया? राग काफ़ी। अपने दिल से निकलता हुआ राग उन्होंने गाया, इतना शानदार गाया
कि ऑडियंस जो जहाँ पे वहाँ पे बैठी हुई थी रेड फोर्ट पर, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। बाद में उन्होंने अपनी एक फाइनल डेस्टिनी स्पीच भी दी थी, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो उस दिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उनको ये मौका मिला था बिस्मिल्लाह खान जी को कि वो अपनी पहली बार एक आज़ाद भारत में रेड फोर्ट पर उन्होंने शहनाई का डिस्प्ले किया, मतलब अपना शहनाई प्लेड की। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने कई सारे परफॉर्मेंस दिए हैं, भारत में नहीं बल्कि बाहर विदेशों तक उन्होंने अपनी शहनाई के जो परफॉर्मेंस हैं वो दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। पहली बार वो विदेश गए थे अफ़गानिस्तान, जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड द अदर सोवेनियर्स। वो जो वहाँ के राजा थे किंग ज़ाहिर, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे इनकी शहनाई से कि उन्होंने उनको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, यानी जो कीमती पर्शियन कारपेट्स होते थे वो उन्होंने उनको गिफ्ट की। एंड सोवेनियर्स क्या बोल रहे हैं वो? थिंग्स गिवन इन अ मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट, यानी उनके ख़ानदान से रिलेटेड जो भी फेमस चीज़ थी, जो यादगार रहे, बता सकेंगे ये हमें उन्होंने दिया था। तो ऐसी फेमस चीज़ उन्होंने उनको गिफ्टेड कर दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ। एक मिनट, ये तो हो चुका है, सॉरी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, देखिए ये हो गया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह की म्यूज़िक को सुनकर फैसिनेटेड हुए थे, प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे, गदगद हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनकी शहनाई को सुनने के बाद। कहाँ सुनी नहीं तो उन्होंने ये शहनाई? बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। एक फेस्टिवल में उन्होंने ये गाना गाया, तब इन डायरेक्टर ने इनको लिया अपनी एक फिल्म में जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म में इन्होंने इनको चांस दिया गाने का। द फिल्म वॉज हिट, वो फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां की कंपोजिशंस उसमें बजाई गई थी, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, एक ऐसा गाना साबित हुआ, चार्ट बस्टर यानी छप गया अखबारों में, ऐसा गाना साबित हुआ। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इस सांसारिक जीवन में सेल्यूलॉइड किसको बोला है कि फिल्मी दुनिया को उन्होंने क्या बोला है? सेल्यूलॉइड। तो वो बोल रहे हैं कि इस फिल्मी दुनिया में उनको बहुत नाम मिला, बहुत सक्सेस भी मिली, लेकिन डिस्पाइट दिस, इससे हटकर बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी जो बिस्मिल्लाह खान ने फिल्में करी वो केवल 2 नंबर तक ही रुक के रह गई, यानी केवल 2 ही फिल्में उन्होंने साइन की। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम भट्ट की श्रीनिवास कन्नाडा। सही पढ़ा के मैंने नाम विक्रम भट्ट, इधर कटा हुआ था तो मैं जल्दी में पढ़ गई। विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा, विक्रम भट्ट नहीं है, विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा, उनकी फिल्म थी सनधी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो ये राइटर कह रहे हैं कि मैं भाई फिल्म वर्ल्ड, ये जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कहते हैं कि मैं भाई ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है ना, जो ग्लैमर है फिल्म वर्ल्ड का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसमें नहीं टिक पाऊँगा। ही सेज विद एम्फेसिस, जोर देकर उन्होंने कहा। देखिए एम्फेसिस होता है, एम्फेटिक वर्ड्स यूज़ होते हैं जहाँ हम पर जोर देकर कोई बात कही जाती है, तो बड़े जोर देकर कहते हैं कि मैं इस फिल्मी दुनिया में नहीं टिक पाऊँगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, क्योंकि उनको वैसे ही बहुत उपलब्धि मिल रही थी, बहुत शोहरत मिल रही थी, उनके अवार्ड और पहचान इतनी स्पीड में बढ़ रही थी, फास्ट स्पीड में बढ़ रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, बहुत फेमस है म्यूज़िक के लिए, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल,
इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल, जो कांस फेस्टिवल होता है जो आज तक होता आ रहा है, उसमें भी उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर सो वेल, कितने मैसेजेस आते हैं, सो फेयर ट्रेड फेयर, वहाँ पर भी उनको बुलाया गया। कांस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर सो वेल नोन डिड ही बिकम द इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड संसार में कि एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया था, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी मस्जिद का नाम, मॉस्क्यू यानी मस्जिद होता है, एक ताहर मॉस्क्यू थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर उसको रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, इनसे उनको नवाजा गया। मतलब सारे कोई अवार्ड छोड़ा गया, इन्होंने सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड पा लिए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उनको भारत रत्न दिया गया, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किस सन में दिया गया, तो 2001 में दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness and said, इतने सारे अवार्ड पाकर उनकी चेस्ट छाती फूली नहीं समा रही थी, और वो क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक एक जो खजाना है ना वो यही है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी लोग हैं ना, पश्चिमी सभ्यता है, वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रही हैं। तो आप तो यहीं के रहने वाले हो, भारत के रहने वाले हो, भारत के बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, पूरे संसार में ट्रैवल करने के बाद उनको क्या किस नाम से जाने लगा, खान साहब, उनको प्यार से लोग बाग पुकारने लगे। इज एक्सीडिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सारे विश्व में घूम आए वो, लेकिन फिर भी उन्हें बनारस और डमराव जैसा वंडरफुल गांव उन्हें पूरे संसार में नहीं मिला।